नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं साइकोलॉजी प्रैक्टिकल HSPQ अर्थात हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनर का 14 पर्सनालिटी फैक्टर जो कि एक टेस्ट है के बारे में बात करूंगा। इसको किस तरीके से कंडक्ट करना है तथा इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट किस तरीके से लिखा जाएगा, इसको मैं बताऊंगा। तो इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था HSPQ का, उसमें मैंने हिंदी इंग्लिश मीडियम का फ़ाइल लेकर आपको समझाया था। इसमें मैं आपको हिंदी मीडियम की फ़ाइल लेकर आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस टेस्ट को किस तरीके से कंडक्ट करना है। तो ये एक क्वेश्चनर होगा। इसमें देखिए फॉर्म ए है, इसमें दो तरीके का आते हैं, फॉर्म ए और फॉर्म बी। तो ये और इसमें हिंदी मीडियम का भी आता है और इंग्लिश मीडियम का भी आता है। तो अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी मीडियम का है तो आप उसको हिंदी मीडियम का देंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम का है तो आप उसको इंग्लिश मीडियम का देंगे, जिससे कि उसे लैंग्वेज की प्रॉब्लम ना हो, वो इंस्ट्रक्शन को ठीक ढंग से समझ ले और जो आइटम्स दिए गए हैं उनको अच्छे से समझ के वो अपने रिस्पांस को अपने रिस्पांस शीट पर रिस्पांस दे। तो इसमें देखिए किस तरीके से इसमें एग्जांपल देकर समझाया गया है कि इसके अंदर जो 142 आइटम्स दिए गए हैं, उस आइटम के लिए 3 ऑप्शन दिए गए होंगे, हाँ, दोनों के बीच का नहीं। तो उसमें से या जो भी आइटम दिया गया हो उसके किस तरीके से आइटम, देखिए 2 एग्जांपल देके यहाँ समझाए गए हैं। तो उसमें से जो आपको सही लगे, यहाँ बुकलेट में आपको टिक नहीं लगाना है, वो टिक आपको या आपके सब्जेक्ट को रिस्पांस शीट में लगाना है। अभी मैं आपको रिस्पांस शीट दिखाकर बता दूंगा कि किस तरीके से उसमें टिक या निशान लगाया जाएगा। तो ये तो रहा हिंदी मीडियम का। दूसरा ये है इंग्लिश मीडियम का। तो आपका जैसे सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको बुकलेट देकर, और उसके साथ साथ इस बुकलेट के साथ साथ आपको उसे रिस्पांस शीट भी देना होगा। और रिस्पांस शीट देते समय आपको समझा देना होगा कि आपको बुकलेट पर कोई भी निशान नहीं लगानी है। जब आपको आइटम पढ़ने के बाद समझ में आए कि इसका आइटम या हमारा रिस्पांस ABC में से जो है वो वहाँ पर निशान लगा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे पहले तो सबसे पहले उसमें आप बुकलेट में नाम भरवा लेंगे, रिस्पांस शीट में नाम भरवा लेंगे। यहाँ पर नेम दिया है, नेम, एज, सेक्स और स्कूल, ये आप अपने सब्जेक्ट से भरवा लेंगे। आपका अपना नहीं होगा, ये सब्जेक्ट का होगा। फिर उसके बाद से अब मान लीजिए कि उसने पहले आइटम को पढ़ा और उसमें उसको लगा कि इसका ऑप्शन बी होगा, तो आपको बी पे निशान लगा देना होगा। सॉरी, ये इस तरीके से, मतलब इसमें आ नहीं रहा है, आप देखकर इसमें जो भी आइटम है इस तरीके से उसमें आपको पूरा फिल कर देना होगा। फिर इसी तरीके से आपको सेकंड आइटम पढ़ना है, सेकंड का जो होगा वो आपको लगा देना होगा। थर्ड का है, थर्ड में जो आपको ऑप्शन सही लगे, और कोई भी आइटम सब्जेक्ट से आपको बता देना है कि छोड़ना नहीं है। ठीक है, कि जो नहीं समझ में आ रहा है आपको, जो समझ में आए आपको कोई भी आइटम छोड़ना नहीं है। और 142 आइटम्स हैं तो 142 आइटम्स के आपको रिस्पांस देना ही देना है। साथ ही साथ आपको ये भी बता देना है कि ये जो 142 आइटम्स हैं इनको आप एक बार में ही सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि आप कुछ आइटम थोड़ी देर कर लें फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद दूसरी बार करें। आपको 142 आइटम्स के रिस्पांस एक बार में ही देने हैं। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस बुकलेट के फ्रंट पेज पे लिखे भी हैं और आप अच्छे से उसको समझा देंगे अपने सब्जेक्ट को, तो उसको करने में सहूलियत रहेगी, उसको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, आपका सब्जेक्ट ठीक ढंग से कर लेगा। फिर इसी रिस्पांस शीट के साथ ही आपको समझा दें कि जब ये स्टूडेंट 142 आइटम्स कर लेगा तो आप ये रिस्पांस शीट और बुकलेट दोनों ले लीजिए और सब्जेक्ट को थैंक्स बोल के उसे विदा कर दीजिए। अब उसके बाद से आपका काम शुरू होगा। और यहाँ देखिए
ये रॉ स्कोर दिया है और स्टेन स्कोर दिया है। इसमें किस तरीके से स्कोर्स लिखे जाएंगे ये हमें स्टेंसिल की के द्वारा देखना होगा कि इसमें ABC या Q4 तक ये जो 14 फैक्टर हैं इनके रॉ स्कोर किस तरीके से आएंगे। और फिर जो स्टेन स्कोर है, स्टेन स्कोर के लिए हमें कन्वर्जन टेबल देखना होगा और उसके द्वारा हमें रॉ स्कोर से स्टेन स्कोर में उसे कन्वर्ट करना होगा। तो ये हम आगे आपको समझाएंगे कि पहले रॉ स्कोर कैसे निकलेगा और फिर आगे उसके बाद समझाएंगे कि स्टेन स्कोर किस तरीके से निकलेगा। रॉ स्कोर निकालने के बाद आप यहाँ पर लिख देंगे। जब आप स्टेंसिल की इस पर रखेंगे तो शायद ये कवर हो जाए, आप नहीं देख पाएंगे, तो आप एक रफ कागज़ पे ABCD करके Q4 तक लिख लीजिए और जो रॉ स्कोर आता जाए स्टेंसिल की के द्वारा वो उसके सामने लिख लीजिए। और फिर जब आपका पूरा काम हो जाए तब आप इस पर पेंसिल से लिख डालिए, क्योंकि अगर आप बार बार स्टेंसिल की हटाएंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। अब स्टेंसिल की इसे कैसे देखा जाएगा, ये देखिए स्टेंसिल की, इसमें स्टेंसिल की 1 और स्टेंसिल की 2 दिया है। पहले स्टेंसिल की में आप देखिए 7 पर्सनालिटी फैक्टर के दिए गए हैं और 7 पर्सनालिटी फैक्टर के 2 में दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है कि पहले 1 उठाइए स्टेंसिल की और उसमें एक चीज़ और देख लीजिए कि कैसे सेट करना है। यहाँ पर देखिए ये स्टार बना हुआ है, या इस तरीके से देखिए ये स्टार है, ठीक है। स्टार के पड़ोस में एक होल दिया हुआ है, इसमें आपको जो रिस्पॉन्स शीट का स्टार है वो आपको सेट करना है। इस तरीके से सेट करना है कि उस हॉल में, उस छेद में स्टार दिखे, और इस तरीके से सेट कर लेना है कि तिरछा उछा ना हो। अब आपको क्या करना है कि A, फिर उसके बाद से B छोड़ के C, फिर D छोड़ के E, इस तरीके से ये सारे दिए गए हैं। ये A का है, फिर B छोड़ के C का है, फिर D छोड़ के E का है, फिर इस तरीके से सारे 7 पर्सनालिटी फैक्टर के दिए गए हैं। ये देखिए ACEGIOQ3। तो आपको अब क्या करना है कि किस तरीके से करेंगे। रिस्पॉन्स शीट के ऊपर आपने रखा, स्टार के ऊपर स्टार रख के आपने ठीक से सेट कर लिया। अब आप ये देखेंगे कि इसमें जो होल दिए गए हैं उस पर जो रखेंगे तो हो सकता है कि कुछ अंदर जो आपने रिस्पॉन्स भरे थे वो यहाँ पर दिखें कि ये भरा हुआ दिख रहा है, ये भरा हुआ दिख रहा है, ये भरा हुआ दिख रहा है। तो जो भरे हुए दिखेंगे उनको आप उसमें काउंट, इनके ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं उनको काउंट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये अगर भरा हुआ होता, यहाँ पर ये सारे हैं, सबको नहीं काउंट करने हैं, जो भरा हुआ आपको दिखेगा उसको आपको काउंट करना होगा। तो यहाँ मान लीजिए अगर ये होता तो यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर भरा होता तो यहाँ पर होता 1, 2 + 1 3 हो गया। ये अगर ये है तो 4 और ये अगर है तो 2 6, तो A के सामने 6 लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से आपको C के लिए देखना है कि इसमें कितने भरे हुए दिख रहे हैं। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जो अंदर भरा हुआ फिल इसमें दिखाई देगा उसके ऊपर जो स्कोर लिखा है उसको हम काउंट करके ऐड करके सामने लिख देंगे, ठीक है। जब इसका काम हो जाएगा तब हम इसको हटा के फिर सेकंड स्टेंसिल की को रखेंगे और इसके द्वारा भी हम वही काम करेंगे कि इसमें जो नंबर्स हैं उनमें अगर जो होल दिए गए हैं इसमें अगर यहाँ नीचे से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें भरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें भरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इनके जो नंबर हैं 2 + 1 + 2 5, B के आगे 5 लिख देंगे और इसी तरीके से हम सारे फैक्टर के काम यही करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्टार के ऊपर स्टार कि इसमें होल में दिखाई दे स्टार, इसको ठीक से सीधा सेट कर लीजिए और फिर उसके बाद से उसमें जो आपने रिस्पॉन्स शीट में भरा है वो रिस्पॉन्स शीट भरा हुआ यहाँ पर दिखाई देगा और उसमें फिर हम उसके नंबर्स को ऐड करके उसके सामने लिख देंगे। ये काम हमें करना है। इसको आपके टीचर के द्वारा समझाया भी जाएगा वहाँ पर, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा पूछकर अच्छे से करिए, कहीं कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। अब ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा रॉ स्कोर। ये जो हमने निकाला रॉ स्कोर निकाला और हम उसके सामने फिर रॉ स्कोर लिख देंगे।
अब हमें क्या करना होगा, रॉ स्कोर से हमें स्टेन स्कोर में कन्वर्ट करना होगा। तो मान लीजिए कि ए फैक्टर का रॉ स्कोर आ गया, ये फैक्टर है, और इसका रॉ स्कोर आ गया 10। तो ए में देखेंगे 10 कहाँ आ रहा है, ए में 10 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए 10 और 11, ए का 10 और 11 का रॉ स्टेन स्कोर कितना होगा, 5। ठीक, थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए कि ए फैक्टर हो गया, इसका रॉ स्कोर आया 9। तो ये 8 और 9 आ रहा है। अगर 8 है या 9 है तो उसका स्टेन स्कोर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। इसी तरीके से मान लीजिए अभी मैंने कहा था 10, तो अगर 10 है तो उसका स्टेन स्कोर कितना हो जाएगा, 5। ठीक, अगर 12 या 13 है तो इसका स्टेन स्कोर कितना हो जाएगा, 6। तो इस तरीके से आपको, फिर इसी तरीके से आपको बी का देखना है, फिर बी का देखना है, फिर सी का और Q4 का। इस तरीके से आपको स्टेन स्कोर में कन्वर्ट करना होगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ये सारे जो दिए गए हैं ये रॉ स्कोर दिए गए हैं, और ऊपर जो दिया गया है ये स्टेन स्कोर है। रॉ स्कोर 1 से लेके 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी, 21, 22 भी हो सकता है, लेकिन स्टेन स्कोर 1 से लेके 10 तक ही होगा, 1 to 10। स्टेन स्कोर का मतलब होता है स्टैंडर्ड 10 स्कोर। ठीक है, तो आप स्टेन स्कोर निकालते समय कंफ्यूज मत होइएगा कि वो 10 से ऊपर चला जाए। 1 और 10 इसी के बीच में आज सारे आपके स्टेन स्कोर होंगे। जब ये स्टेन स्कोर निकल आएगा तो फिर आपको ये काम करना होगा कि जो आपने यहाँ पर रॉ स्कोर लिख लिया था, अब आप यहाँ पर स्टेन स्कोर लिख देंगे। जब यहाँ स्टेन स्कोर लिख लेंगे उसके बाद से फिर आपको एक आपके टीचर के द्वारा आपको ग्राफ शीट दी गई होगी, आपको उसमें भी सब्जेक्ट का नाम भर देना है। सब्जेक्ट का नाम, एज, सेक्स, डेट, स्कूल का नाम, और फिर यहाँ पर फॉर्म ए लिख देंगे और इसके सारे रॉ स्कोर लिख देंगे। और यहाँ पर टोटल में भी वही रहेगा क्योंकि फॉर्म बी आपने करवाया नहीं है। और यहाँ पर फिर आप स्टेन स्कोर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर रॉ स्कोर जाएगा पूरा और यहाँ पर स्टेन स्कोर रहेगा। अब आपको एक चीज़ और देखनी है कि ये जो ग्राफ दिया गया है 1 से लेकर 10, अगर स्टेन स्कोर मान लीजिए आ गया 1 तो आप 1 के आगे बिंदी लगा दीजिए। अगर बी वाले में आया है 5 तो आप 5 के आगे बिंदी लगा दीजिए। अगर सी वाले में आया है 8 तो आप 8 के आगे बिंदी लगा दीजिए और फिर इस तरीके से आप मिला दीजिए। ठीक है, तो जो बिंदी लगी होगी जो स्टेन स्कोर होगा उसके आगे आप सर्कल करके और फिर आगे उस तरीके से पेंसिल से मिला के कर देंगे और फिर इसी के आधार पे उनके ट्रेड का डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा। एक चीज़ और इसमें समझ लीजिए कि अभी जो मैंने आपको स्टेन स्कोर का बताया, फॉर्म ए और फॉर्म बी ए का, उसमें आपको एक चीज़ देखनी होगी कि फीमेल और मेल दिया गया है। अगर आपका सब्जेक्ट फीमेल है तो इसमें देखा जाएगा, अगर आपका सब्जेक्ट मेल है तो इसमें देखा जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको देखनी होगी कि आपका सब्जेक्ट क्या है। आप एज ए टेस्टर नहीं, आपका सब्जेक्ट किस सेक्स का है। अगर आपका सब्जेक्ट सेक्स, आपके सब्जेक्ट का सेक्स मेल है तो मेल के अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर आपके सब्जेक्ट का सेक्स फीमेल है तो आप फीमेल के अकॉर्डिंग देखेंगे। और ये चीज़ आप जब आपको एग्ज़ाम में भी मिल जाए तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपने जो प्रैक्टिकल के लैब इंचार्ज होंगे आप उनको मैनुअल में उसी तरीके से लेना होगा, या फिर आप दोनों आपको मिला होगा तो आपको देखना होगा कि हमें मेल वाले में देखना है कि फीमेल वाले में देखना है। तो इस चीज़ को भी आपको अच्छे से समझना होगा। फिर ये जब ग्राफ शीट बन जाएगी तब आपका अब फाइल किस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि पहले उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लिखा जाता है, फिर उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखा जाता है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यानी कि जो आपने ये
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से ये पूरा सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट के ऊपर कंडक्ट कराया है और फिर उसका लेके जो आपने स्कोरिंग की है, ग्राफ शीट तैयार की है, उसके आधार पे फिर आपका उस सारे ट्रेड्स का जो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लो स्कोर ट्रेड्स दिया है, यहाँ पर हाई स्कोर ट्रेड्स दिया है, इनका डिस्क्रिप्शन आप इन ट्रेड्स के आधार पर करेंगे। थोड़ा इसको जूम करके हम आपको दिखा दें। ये देखिए लो स्कोर ट्रेड्स में यहाँ रिजर्व्ड, डिअटैच्ड, क्रिटिकल कूल, और अगर आप हाई स्कोर डिस्क्रिप्शन की जब तरफ जाएंगे तो आउटगोइंग, वार्म हार्टेड और इजी गोइंग, इस तरीके से इसमें दिए गए हैं। तो आपको जब इसकी एक्सप्लेनेशन करनी होगी, इसकी व्याख्या करनी होगी, इसको इंटरप्रिटेशन करना होगा, तो आप अगर 1 से लेके 4 तक है तो वो लो स्कोर ट्रेड में जाएगा, 7 से लेके अगर 10 तक है तो वो हाई स्कोर ट्रेड में जाएगा, और अगर ये जो ब्राउन इस है या डॉटेड है 5 to 6 अगर इसमें है तो वो एवरेज में जाएगा। ठीक है ना। और किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी अगर आप इसके अकॉर्डिंग करें तो वो पर्सनालिटी अच्छी मानी जाएगी जो एवरेज में आए। तो अगर अधिक एवरेज में आ रहा है तो इसका मतलब वो पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है। अगर लो में जा रहा है तो लो के अकॉर्डिंग आप उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, हाई में जाएगा तो हाई के अकॉर्डिंग करेंगे, और आप खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे कि पर्सनालिटी एवरेज वाली ही अच्छी होगी। अब हम लोग इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट किस तरीके से लिखा जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं। ये फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले से हम लीडरशिप पोटेंशियल और क्रिएटिविटी पोटेंशियल निकालेंगे, जो कि हम आगे जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको बताएंगे तो उसमें दिखाएंगे किस तरीके से इस फार्मूले का यूज़ करके उसकी लीडरशिप पोटेंशियल है क्रिएटिविटी पोटेंशियल निकाली जाएगी। अब ये आता है आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, सैद्धांतिक पक्ष। तो सैद्धांतिक पक्ष में आप पर्सनालिटी के ऊपर कर रहे हैं, पर्सनालिटी के ट्रेड्स के ऊपर कर रहे हैं, तो आप पर्सनालिटी से रिलेटेड जितना भी होगा सब कुछ आप इसमें लिख देंगे। आपका जो सब्जेक्ट होगा वो हाई स्कूल, जबकि नाम ही है तो हाई स्कूल लेवल का ही आप पर्सनल बच्चे को लेंगे, यानी कि 6 से लेके हाई स्कूल तक का बच्चा या व्यक्ति को लेंगे और उसी के ऊपर आप उसको कंडक्ट करेंगे। अब इसमें देखिए पहले व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या है? तो व्यक्तित्व को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, व्यक्तित्व किस शब्द से निकल कर आया है, पर्सोना, मुखौटा और उसके अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी होंगी। फिर व्यक्तित्व का अर्थ, मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी, उसमें बताना है कि किस तरीके से पर्सोना से निकल कर आया है पर्सनालिटी, और उसका अर्थ होता है मुखौटा। फिर जो सामान्य दृष्टिकोण है, दार्शनिक दृष्टिकोण है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसके अकॉर्डिंग व्यक्तित्व को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, वो बताया गया है यहाँ पर। फिर व्यक्तित्व की परिभाषा वुडवर्थ के अनुसार क्या है, बोरिंग के अनुसार क्या है, मन के अनुसार क्या है, गार्डन अल्पोर्ट के अनुसार क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आपको अगर और भी अच्छे डेफिनेशन कुछ लग रही हैं तो आप उनके भी दे सकते हैं। फिर व्यक्तित्व का विकास किस तरीके से होता है वो यहाँ बताया गया है। फिर व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक वो कौन कौन से हैं, आनुवांशिक कारक, पर्यावरणीय कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, आनुवांशिक कारक को फिर डिटेल से बताया गया है। उसमें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, तंत्रिका तंत्र है, फिर शारीरिक रचना एवं शारीरिक रसायन, फिर अन्य जैविकी कारक, फिर पर्यावरणीय कारक को बताया गया है, इसमें प्राकृतिक और सामाजिक, फिर इन दोनों को अलग अलग तरीके से बताया गया है। सामाजिक में फिर माता पिता का प्रभाव, घर का प्रभाव, विद्यालय का प्रभाव, मनोरंजन के साधनों का प्रभाव, आर्थिक दशा, सांस्कृतिक, फिर सांस्कृतिक वातावरण आ गया। फिर सांस्कृतिक वातावरण के बाद मनोवैज्ञानिक कारक, फिर उसमें बौद्धिक कारक आ जाएगा,
और बौद्धिक कारक में औसत से अधिक वाले, औसत से कम वालों का। फिर सांवेगिक निर्धारण, फिर आकांक्षा एवं उपलब्धि संबंध निर्धारक, फिर योग निर्धारक, और फिर उसके बाद से आ जाएगा व्यक्तित्व के पहलू, एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। फिर उसके क्रियात्मक पहलू, सामाजिक पहलू, कारण संबंधी पहलू, अन्य पहलू, और ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख लेंगे। फिर व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व के प्रकार में फिर स्वभाव के अनुसार, और इसके अलग अलग से प्रकार बताए गए हैं। शारीरिक संरचना के आधार पर फिर उसमें लंब का है, सुडौल का है, गोल का है, डैश प्लास्टिक, ये सब बताए गए हैं। और ये क्रेस्मर और सेल्डन के अनुसार बताया गया है। फिर आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार फिर इसमें भाव प्रधान व्यक्ति, विचार, और इस तरीके से कहें तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की बात कही गई है। फिर व्यक्तित्व के मापने की विधियाँ, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपी विधि। तो ये सारी चीज़ें हैं मनोविश्लेषण विधि। फिर व्यक्तित्व परीक्षण के महत्व, क्या महत्व है वो इसमें बताया गया है। फिर व्यक्तित्व के गुण, ये क्या क्या हैं वो बताए गए हैं। फिर व्यक्तित्व के सिद्धांत में फ्रायड का व्यक्तित्व सिद्धांत, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। फिर युंग का व्यक्तित्व सिद्धांत, उसमें उन्होंने जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बताया है वो पूरा इसमें दिया गया है। फिर कैटल का व्यक्तित्व सिद्धांत वो उन्होंने बताया है। फिर HSPQ, जो HSPQ है उसके बारे में बताया गया है, क्योंकि आप HSPQ के ऊपर कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको इसमें बताई गई है। तो ये पूरा आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में कोशिश की गई है इस फाइल के द्वारा कि सारी चीज़ उसमें समेट दी जाए। और अगर इसमें कुछ छूट गया है तो आप अपने कई बुक्स को कंसल्ट करके आप उसमें ऐड कर सकते हैं। AK सिंह की अच्छी बुक है पर्सनालिटी के लिए, यह साइकोलॉजी में पर्सनालिटी चैप्टर अच्छा दिया गया है। मालती सारस्वत की है, PD पाठक की है, और भी बहुत सी बुक्स हैं, SK मंगल की है, उसमें भी दिया गया है। तो आप सारी बुक्स को देख के आप उसमें से जो आपको सही लगे कि पर्सनालिटी में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप इसको इसमें लिख सकते हैं। फिर पर्सनालिटी के जो फैक्टर्स के बारे में, या पर्सनालिटी टेस्ट किस तरीके से इसको कंडक्ट करना है, वो सारी चीज़ें इसमें, कितने आइटम्स हैं, कितने रिस्पांस दिए गए हैं, फिर उनकी स्कोरिंग किस तरीके से की जाएगी, कितने इसके फैक्टर्स को करने, क्योंकि आपको जब ये पर्सनालिटी का बताया जाएगा तो आपको ये भी बताया जाएगा कि HSPQ जो कैटल का टेस्ट है उसमें 16 फैक्टर और 14 फैक्टर है। तो आपके BEd और BLEd में 14 फैक्टर के ऊपर बताया गया है, तो 14 फैक्टर का ये है, तो उसके बारे में आपको ढंग से बताना होगा। अब और इसको लिखवाया क्यों जाता है ये आप ध्यान रखिएगा कि इसको आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना होगा, आपको सिर्फ एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही लिखना होगा। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसलिए लिखवाया जाता है ताकि आप व्यक्तित्व के सारे पहलुओं को समझ लें, और एग्ज़ाम में अगर वाइवा में पूछा जाए तो आप इनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ बता सकते हैं। जैसे टाइप थ्योरी क्या है, पर्सनालिटी की डेफिनीसन, इनके एसेस करने के कौन कौन से टेक्निक्स हैं, तो ये अगर आपने लिखा है तो आप वहाँ पढ़े भी होंगे और बता भी लेंगे। ये देखिए, सबसे पहले ऊपर क्रियात्मक पक्ष लिखा जाएगा, फिर उसके बाद से परीक्षण का नाम है हाई स्कूल व्यक्तित्व परीक्षण HSPQ, और यहाँ पर देखिए आप चाहें तो लिख सकते हैं बाई RB कैटल। ठीक है, RB कैटल भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कैटल ने बनाया है, चाहे 14 फैक्टर की बात कर लीजिए चाहे 16 फैक्टर की बात कर लीजिए। फिर उसके बाद से परीक्षण के उद्देश्य, परीक्षण के उद्देश्य में पहला उद्देश्य है 14 विभिन्न कारकों के आधार पर प्रयोज्य का या विषयी, यहाँ विषयों लिख दिया है, विषयी
के व्यक्तित्व का मापन करना। और दूसरा है प्रयोज्य में सृजनात्मक तथा नेतृत्व के गुणों का मापन करना। जो पिछले महीने अभी पीछे आपको फार्मूले बताए थे, उसके आधार पे उनके नेतृत्व और सृजनात्मकता के उसका मापन किया जाएगा उन फार्मूलों के द्वारा। फिर उसके बाद से आएगा प्रयोज्य का विवरण। प्रयोज्य के विवरण में पहला नाम, प्रयोज्य में मतलब जो सब्जेक्ट है इसमें, जिसके ऊपर आपने एक टेस्ट ये कंडक्ट किया है। फिर उसकी उम्र, उसका लिंग, उसकी शैक्षिक योग्यता और उसका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य। ठीक है, जो नाम होगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, जो उसकी उम्र होगी वो लिख दी जाएगी, जो लिंग होगा वो लिंग लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद से परीक्षणकर्ता का विवरण। परीक्षणकर्ता के विवरण में आपका आएगा, क्योंकि आपने ये परीक्षण किया है, तो यहाँ पर आपका नाम आएगा। शैक्षिक योग्यता, अगर आप बीएलएड कर रहे हैं तो बीएलएड अध्ययनरत, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड अध्ययनरत। फिर आयु, आपका जो उम्र है, और लिंग जो सेक्स है आपका। और फिर उसके बाद से आ जाएगा परीक्षण का विवरण। क्या समय था, स्थान, नेचुरल सी बात है कि साइकोलॉजी लैब में ही आप करेंगे तो मनोविज्ञान प्रयोगशाला। फिर परीक्षण का दिन और दिनांक वो आप लिख देंगे यहाँ पर। फिर आवश्यक सामग्री, व्यक्तित्व प्रश्नावली जो HSP का जो हमने आपको दिखाया था बुकलेट, फिर उत्तर प्रपत्र, रिस्पॉन्स शीट, फिर स्टेंसिल के जिससे आप रॉय स्कोर निकालेंगे, और फिर मैनुअल में आपको कन्वर्जन टेबल और वो फार्मूले भी दिए गए होंगे। फिर परीक्षण की विधि की हेडिंग पड़ेगी, और उसके बाद से या ये ना भी डालें आप, सीधे प्रारंभिक तैयारी डाल दें। और प्रारंभिक तैयारी में आप लिखें, या जो आपने इस टेस्ट को करने के पहले जो प्रारंभिक तैयारी की है वो सब कुछ आप इसमें लिख देंगे कि परीक्षण का स्थान और वातावरण को शांत रखा गया, हवादार रखा गया, प्रकाश युक्त रखा गया, ऐसे कारकों को दूर रखा गया जो कि उनके ध्यान को, सब्जेक्ट के ध्यान को भंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बार बुकलेट को अच्छे से पढ़ लिया गया कि बुकलेट पे कहीं कोई मिसप्रिंट तो नहीं है, सब कुछ एकदम ओके है। ये सारी चीज़ें प्रारंभिक तैयारी, या जो आपने जो प्रारंभिक तैयारी उसको करने के लिए विषय को बैठाने की अच्छी व्यवस्था कर ली गई कि कंफर्टेबल ठीक ढंग से वो बैठ सके, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी जाएगी और पास्ट टेंस में लिखी जाएगी। निर्देशों को खूब अच्छे से परिचित करा दिया गया, सारे चीज़ें कर दी गई। फिर निर्देश, सामान्य निर्देश और विशिष्ट निर्देश। सामान्य निर्देश में तो ये है कि इसका कोई भी जो भी रिजल्ट आएगा इसको कहीं डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, आप इसको अच्छे से करेंगे। और विशिष्ट निर्देश में वो आएगा जो बुकलेट के ऊपर लिखा गया है कि इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 142 आइटम्स दिए गए हैं, इसमें प्रत्येक आइटम के आगे 3 रिस्पॉन्स दिए गए हैं। आपको जो समझ में आए उसके आगे निशान लगा देना है, कोई भी उत्तर आपको, कोई भी आइटम आपको नहीं छोड़ना है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें करनी है। फिर ये सारी चीज़ें उसमें आप उसमें देख भी लेंगे, उसमें फ्रंट पेज पे ही सब कुछ लिखा होगा, और इसमें भी देख लीजिए। फिर उसके बाद से आएगा सावधानियाँ। आपको इस टेस्ट को करने के लिए कौन कौन सी सावधानी रखनी होगी कि बीच में कहीं सब्जेक्ट थक के भाग ना जाए, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो मिसप्रिंट हो, सब्जेक्ट समझ नहीं पाए, या सब्जेक्ट अगर हिंदी मीडियम का है तो उसे हिंदी मीडियम का ही रिस्पॉन्स शीट में बुकलेट मिले, अगर इंग्लिश मीडियम का है तो उसे इंग्लिश मीडियम का ही रिस्पॉन्स शीट बुकलेट मिले। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी है सावधानियों में। और लाइट युक्त, प्रकाश युक्त भी रहे, लाइट चली जाए तो उसकी कोई व्यवस्था आपने कोई अल्टरनेट कर रखी है, नहीं कर रखी है, आसपास कोई शोर शराबा तो नहीं हो रहा है। और फिर उसके बाद से आएगा प्रविधि। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि जैसे आपने इस टेस्ट को स्टार्ट किया था, यानी कि सब्जेक्ट को बैठाकर उसको बुकलेट देकर अच्छे से निर्देश समझाकर फिर आपने उसको करने के लिए दे दिया और आप वहाँ बैठे रहे। जब तक उसने कर नहीं लिया तब तक आप उसके पास बैठे रहे। जब उसने कर लिया तो आपने उससे बुकलेट और रिस्पॉन्स शीट दोनों ले ली और उसको सहयोग के लिए थैंक्स कहा। फिर आपने स्टेंसिल की से रॉय स्कोर निकाला और कन्वर्जन टेबल की सहायता से स्टेन स्कोर निकाला, फिर ग्राफ शीट तैयार की। ये पूरा आपको इसमें लिखना होगा एक तरीके से, पूरा स्टार्ट से लेके लास्ट तक आपने किस तरीके से, और फिर उसके बाद से आपने टेबल किस तरीके से बनाई वो भी आपको इसमें करना होगा।
तो ये अब टेबल जो आपने करा, फिर उसके आधार पे ये स्टेन सीरियल नंबर, फिर फैक्टर, रॉ स्कोर और स्टेन स्कोर, आपने फैक्टर लिख लिए सारे। फिर उसके बाद से रॉ स्कोर उनका जो आया था कन्वर्जन स्टेंसिल की के द्वारा आपने यहाँ पर रॉ स्कोर निकाला, और फिर कन्वर्जन टेबल के द्वारा जो रॉ स्कोर स्टेन स्कोर निकाला था वो आपने यहाँ पर लिख दिया। अब आप और जो आपने सीट सब्जेक्ट से ली थी वो उसकी रिस्पॉन्स सीट है, देखिए इस तरीके से भर दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये भरा हुआ है, आपको दिख रहा है, और ये रॉ स्कोर है और ये स्टेन स्कोर है, वो भी आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से आपको सब्जेक्ट से लेकर यहाँ पर ये फिल करना है। और ये आपका ग्राफ सीट यहाँ पर, अगर वहाँ पर आपको नहीं समझ में आया था तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरीके से ये रॉ स्कोर लिखा हुआ है और ये यहाँ पर स्टेन स्कोर लिखा हुआ है। इसके आधार पे ये ग्राफ तैयार किया गया है और इसी के आधार पे फिर आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करनी है। जो एवरेज में आया है उसका एवरेज के अनुसार, जो लो में आया है लो डिस्क्रिप्शन, और जो हाई है वो हाई डिस्क्रिप्शन के अनुसार करना है। और फिर उसके बाद उसकी टेबल बनाई गई है, सीरियल नंबर, फैक्टर, स्टेन स्कोर, लो स्कोर, एवरेज और हाई स्कोर। तो अगर लो स्कोर है तो लो स्कोर वाले डिस्क्रिप्शन में लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पर है। एवरेज है तो एवरेज वाले में लिखा जाएगा, और हाई है तो हाई वाले में लिखा जाएगा। तो सारे ट्रेड का जैसे स्टेन स्कोर आया है उसके आधार पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी। फिर सारे फैक्टर्स का लिख दिया गया है। अब इसके आधार पे आपको नेतृत्व क्षमता यानी कि लीडरशिप पोटेंशियल और सृजनात्मक क्षमता यानी कि क्रिएटिविटी पोटेंशियल निकालनी होगी। अब देखिए फार्मूला जो आपने वहाँ पर देखा था वही फार्मूला है ये। उस फार्मूले के आधार पे आपको करना क्या है, 0.2b है तो 0.2 इंटू बी का जो स्टेन स्कोर है 5 वो हमने लिख दिया। फिर प्लस 0.2c तो पॉइंट इस तरीके से समझिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है किया हुआ है 0.2b तो 0.2 और 5b क्या है स्टेन स्कोर वो कर दिया गया यहाँ पर। इसको अच्छे से समझिए आप। ऐसे देखिए पहला फार्मूला है 0.2b तो 0.2 इंटू बी का स्टेन स्कोर क्या है 5 तो 5 लिख दिया, प्लस फिर 0.2c तो 0.2 रहेगा ही, इंटू सी का क्या है 9 तो 9। इस तरीके से सारे वैल्यूज़ रख दी जाएंगी और फिर उसके बाद से सॉल्व कर लिया जाएगा और जो आएगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो ये हो गया 1.2। तो ये लीडरशिप पोटेंशियल आई है इसकी 1.2, यानी कि लीडरशिप इसमें बहुत कम है। फिर सृजनात्मक क्षमता तो वो भी इसी तरीके से किया जाएगा। क्या दिया है -0.2a तो -2 इंटू ए का दिया है 6 तो 6, फिर प्लस 0.4 इंटू बी का दिया है 5 तो 5। तो इस तरीके से वैल्यूज़ रख के इसको भी सॉल्व कर लिया जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आया है 9। तो ये आपको सिंपल सा है कि जो स्टेन स्कोर दिए हैं वो स्टेन स्कोर फार्मूले में रख के और उसके बाद से लीडरशिप और क्रिएटिविटी पोटेंशियल निकाल ली जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है वही चीज़ रिजल्ट में लिख देना है कि नेतृत्व क्षमता इसका कितना आया है और किस तरीके का नेतृत्व क्षमता है, और सृजनात्मकता क्षमता कितनी आई है और उसके आधार पे सृजनात्मकता इसकी कितनी है। ठीक है, और उसके बाद से अब हम करेंगे परिणामों की व्याख्या। और परिणामों की व्याख्या में हम फैक्टर ए, फैक्टर बी, फैक्टर सी, फैक्टर डी, फैक्टर ई, फैक्टर एफ, फैक्टर जी, फैक्टर एच, फैक्टर आई, फैक्टर जे, फैक्टर ओ, फैक्टर Q2, फैक्टर Q3, फैक्टर Q4, इन सब का आपको लिखना है। और इसमें लिखना किस तरीके से, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ लास्ट में,
विषयी ने कारक Q4 में रॉ स्कोर 6 तथा स्टैंड स्कोर 3 है कि औसत से कम है। तो औसत से कम वाले यानी कि लो स्कोर वाले में जाएगा तो लो वाला जो है वो इसमें लिख दिया जाएगा कि ज़्यादा आराम, शांतता, कम तनाव वाली नहीं है। तो जो उसमें दिया है उसके आधार पर उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया जाएगा। आपको हमने दिखाया था उसमें कि डिस्क्रिप्शन उसमें दिया हुआ है। लो तो लो वाले में, हाई है तो हाई वाले में, और एवरेज है तो एवरेज वाले में। फिर उसके आधार पर यहाँ पर निष्कर्ष लिखा जाएगा। विषय के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रयोज्य गंभीर और मिलनसार है, समझदार, ईमानदार, आज्ञा मानने वाली, गंभीर प्रकार की कर्तव्यनिष्ठा, संदेह करने वाली, दिमाग वाली, यानी कि जो उसका निचोड़ है वो यहाँ पर लिख दिया गया है। अब उसके बाद से शैक्षिक निहितार्थ। शैक्षिक निहितार्थ में फिर इस टेस्ट को करने का क्या अभिप्राय है, हमने ये टेस्ट क्यों किया। तो शिक्षकों को हम जो उसके व्यक्तित्व में कमियां निकल के आ रही हैं हम शिक्षकों को बता सकते हैं और वो उसको दूर कर सकते हैं। छात्रों को खुद बता सकते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, आप उसको दूर करिए, या हम उसे बताएं ना, हम उसको इनडायरेक्टली उसके अंदर वो दूर करें। और पेरेंट्स को भी हम बता सकते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ है, इसमें हमें सुधार करने की गुंजाइश है। तो ये आपका एक HSP का पूरा टेस्ट तैयार हो गया और आप इसको अपने सब्जेक्ट के ऊपर कर सकते हैं और इसी तरीके से अपनी फाइल प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बिब्लियोग्राफी या संदर्भ ग्रंथ, यानी कि जिन बुक्स को आपने कंसल्ट किया है, जिनको आपने देखा है, उनको भी जिससे आपको हेल्प मिली है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये टेस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा और जो थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहाँ भी आपके टीचर आपको गाइड कर देंगे। आपको एक आइडिया मिला रहेगा तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से भी अच्छे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।